Hi everyone, welcome back to my channel. So the topic which we will be learning today is OKC, that stands for odontogenic keratocyst. जब हम क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे थे वी सॉ वहाँ पे ओडोंटोजेनिक केरेटोसिस्ट और योर OKC इट इज अ डेवलपमेंटल ओडोंटोजेनिक सिस्ट. दिस वी ऑलरेडी नो. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इसको ओडोंटोजेनिक केरेटोसिस्ट ही क्यों बोला जाता है? केरेटोसिस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सिस्ट का ल्यूमेन है उसके अंदर केराटिन भरा होता है. द सिस्ट ल्यूमेन इज फिल्ड विद केराटिन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज केरेटोसिस्ट पर्टिकुलरली. नेक्स्ट पॉइंट, ओडोंटोजेनिक केरेटोसिस्ट इज ऑल्सो नोन एज प्रिमोडियल सिस्ट. इसको प्रिमोडियल सिस्ट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं वो भी मैं थोड़ी देर तक आपको बताती हूँ. नेक्स्ट, 2005 तक इट वॉज कंसिडर्ड एज सिस्ट ओनली. इसको सिस्ट ही कंसिडर किया जाता था 2005 तक. इट वॉज कॉल्ड एज OKC, ओडोंटोजेनिक केरेटोसिस्ट. बट देन 2005 से 2017 के बीच में इसको रिक्लासिफाई कर दिया गया एज अ ट्यूमर. इट वॉज नोन एज KCOT विच स्टैंड्स फॉर केरेटोसिस्टिक ओडोंटोजेनिक ट्यूमर. देन आफ्टर 2017 इसको वापस से सिस्ट की कैटेगरी में OKC में रख दिया गया. राइट, सो बिफोर 2005 सिस्ट माना गया, 2005 से 2017 के बीच में इसको ट्यूमर माना गया, एंड देन अगेन आफ्टर 2017 से लेकर आज तक दिस इज कैटेगराइज्ड अंडर सिस्ट. राइट, अब ऐसा क्यों कि उन लोगों को इतनी कंफ्यूजन हुई कि ट्यूमर है, सिस्ट है, क्या है? क्यों 2005 से 2017 के बीच में उन्होंने इसको ट्यूमर बोला गया? बेसिकली ऐसा देखा गया कि ये ट्यूमर का रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है. तो उन्होंने बोला कि ये ट्यूमर ही होगा तभी इतना ज़्यादा रिकरेंस रेट और इतनी एग्रेसिवनेस अपने बिहेवियर में, अपने फीचर्स में शो कर रहा है. बट देन इन एक्चुअल जब उन्होंने इसको फिर सिस्ट कंसिडर किया, वो किस बेसिस पे सिस्ट कंसिडर किया? उन्होंने बोला कि एक ऐसी सिस्ट है जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में एक्सपैंड कर रही है. अनलाइक द अदर सिस्ट जो हम अब तक पढ़ते हैं, बाकी सारी बक्कोलिंगुअल डायरेक्शन में एक्सपैंड करती है, बट ये OKC है जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में एक्सपैंड करती है. ठीक है, तो क्लिनिकली OKC देखा जाए तो थोड़ा सा लेट डायग्नोस होती है. मतलब जब आपको दिखना शुरू हो जाती है, जब एविडेंट हो जाती है क्लिनिकली, तो ये लेटर स्टेजेस पे जाके आपको एविडेंट होती है. द स्वेलिंग बिकम्स एविडेंट एट अ लेटर स्टेज. इसीलिए एग्रेसिव बिहेवियर दिख रहा है आपको. तो ये ट्यूमर नहीं, एक सिस्ट है. सो ये पूरी समरी मैंने आपको दी कि 2005 से पहले सिस्ट माना गया, 2005 से 2017 के बीच में ट्यूमर माना गया, एंड आफ्टर 2017 से लेकर आज तक इसको सिस्ट ही बोला जाता है. वाई इट वॉज कॉल्ड एज ट्यूमर? बिकॉज दे सॉ कि इसका हाई रिकरेंस रेट है और हाई एग्रेसिव बिहेवियर है. बट देन आफ्टरवर्ड्स उन्होंने बोला कि OKC एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में एक्सपैंड करती है, अनलाइक द अदर सिस्ट जो बक्कोलिंगुअल डायरेक्शन में एक्सपैंड करती है. इसीलिए क्लिनिकली OKC लेटर स्टेज पे हम डायग्नोस कर पाते हैं. स्वेलिंग एविडेंट होती है लेटर स्टेजेस में जाकर, इसीलिए अब इसको सिस्ट बोला जाता है. दिस इज कैटेगराइज्ड अंडर सिस्ट. नाउ इसका हाई रिकरेंस रेट क्यों है, उसके 2 या 3 रीजंस हम आज मानते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. नाउ लेट्स जंप टू द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ OKC. Most commonly this is seen between 2nd to 4th decade of life. No particular gender predilection is there. Males and females में equally है. Most commonly कहाँ देखने को मिलती है? Mandible में देखने को मिलती है. Mandible में भी the 3rd molar area, ramus area में देखने को मिलती है, जैसा कि यहाँ देखने को मिल रहा है, जैसा arrows में बताया है. This is OKC. So this is most commonly seen in mandibular 3rd molar area. मैग्जिला में थोड़ी कम देखने को मिलती है, मैंडिबल में ज़्यादा देखने को मिलती है. स्टिल अगर मैग्जिला में देखने को मिल रही है तो उसमें भी मैग्जिलरी 3rd मोलर एरिया में दिखने को मिलेगी. नाउ रेडियोग्राफिकली कैसा दिख रहा है हमें? यहाँ पे हम देख ही रहे हैं, एक वेल डिफाइंड रेडियोल्यूसेंट एरिया दिख रहा है विद वेल डिफाइंड स्मूथ मार्जिन्स.
So 40% केसेस में यू सी यूनिलोक्यूलर ओकेसी एंड 20% केसेस में मल्टीलोक्यूलर लीजन देखने को मिलता है. एंड अगर मल्टीलोक्यूलर ओकेसी देखने को मिल रहा है थर्ड मोलर मैंडिबुलर थर्ड मोलर एरिया में, तो एमिलोब्लास्टोमा जैसा दिखता है. वी कैन कंफ्यूज इट विद एमिलोब्लास्टोमा. सो मूविंग नेक्स्ट विद द वेरिएंट्स ऑफ ओकेसी. रेडियोग्राफिकली आपको 4 जगह पे देखने को मिल सकता है ओकेसी. नंबर 1 इज एक्सट्रेनियस वेराइटी. दिस वन आप देख रहे हो, ये वाली वेराइटी जो है, दिस इज सीन अवे फ्रॉम द टूथ बियरिंग एरिया. द सेकेंड इज रिप्लेसमेंट टाइप ऑफ द ओकेसी. रिप्लेसमेंट टाइप को ही हम प्रिमोडियल टाइप ऑफ ओकेसी भी बोलते हैं, प्रिमोडियल ओकेसी भी बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा. अब अगर आप ये येलो वाला देख रहे हो, दिस इज रिप्लेसमेंट ओकेसी. यहाँ पे क्या होता है, नो टूथ इज फॉर्म्ड. ठीक है, सिस्ट फॉर्म हो जाती है इंस्टेड ऑफ द टूथ. सिस्ट इज प्रेजेंट इन द एब्सेंस ऑफ द टूथ. दांत की जगह पे सिस्ट बन चुकी है. ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट टाइप ऑफ ओकेसी और प्रिमोडियल टाइप ऑफ द ओकेसी. द थर्ड वेरिएंट इज द एनवेलपमेंटल टाइप. एनवेलपमेंटल टाइप क्या होता है, दिस इज योर एनवेलपमेंटल टाइप, जो कि एक इम्पैक्टेड टूथ के साथ एसोसिएटेड है. एंड दिस टाइप रिजेंबल्स डेंटिजरस सिस्ट. ये डेंटिजरस सिस्ट जैसा रिजेंबल कर रहा है. आपको पता है कि डेंटिजरस सिस्ट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एन इम्पैक्टेड टूथ. Okay, now the fourth one, you see the green one here, this is the collateral variety. Collateral variety जो है OKC की, वो 2 roots के बीच में present होती है. So they are the 4 variants of OKC: extraneous variety, replacement or the primordial type, envelopmental type and collateral type. Right? Now moving ahead with the histopathology of OKC. Histopathology में डायग्राम देखते चलेंगे, वैसे वैसे पॉइंट्स क्लियर होंगे. नंबर 1, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ओकेसी का जो सिस्ट का जो ल्यूमन होता है दैट इज फिल्ड विद केराटिन, वी नो दिस. सेकेंडली एपिथेलियम की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, एपिथेलियम की जो लेयर है दैट इज 6 to 10 सेल लेयर थिक. ये एपिथेलियम की जो लेयर है, दिस इज 6 to 10 सेल लेयर थिक. स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, पैराकेरेटिनाइज्ड है. दिस इज पैराकेरेटिनाइज्ड. एंड व्हाट यू विल सी, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक wrinkled appearance या surface corrugations देखने को मिलेंगे. If I zoom into this picture, this is your whole epithelium. ये surface है पूरा epithelium का. तो इस surface पे आप देख रहे हो parakeratinize lining है और आपको इस तरह से corrugations देखने को मिलेंगी, wrinkled appearance देखने को मिलेगा. Right? This is very important point again for MCQs. Next, in the basal cell layer, जो बिल्कुल बेस पे सेल लेयर है एपिथेलियम का, these are the basal cell layer. This is basal cell layer. basal cell layer में जो न्यूक्लियाई है सेल का, वो पैलिसेडेड होगा. उसमें हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई होगा. If I draw it here, अगर ये वाली लेयर को, ये जो लेयर है बेसल सेल की, इसको मैं जूम करूं तो what you are going to see, इस तरीके से पैलिसेडेड अरेंजमेंट देखने को मिलता है और हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा. दिस अपीयरेंस इज नोन एज पिकेट फेंस अपीयरेंस. पिकेट फेंस अपीयरेंस ये हो गई, दिस इज पिकेट फेंस अपीयरेंस. रो ऑफ टूमस्टोन अपीयरेंस, जैसे कि ग्रेव यार्ड में देखने को मिलेगा, ये यू कैन कंपेयर दिस विद दिस. राइट? सो द बेसल सेल लेयर ऑफ ओकेसी, इनका जो न्यूक्लियाई है वो पैलिसेडेड अरेंजमेंट शो करता है, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई होता है. ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पिकेट फेंस अपीयरेंस और रो ऑफ टूमस्टोन अपीयरेंस. ये टर्म्स देखते साथ आपको ओकेसी माइंड में क्लिक होना चाहिए, पिकेट फेंस अपीयरेंस और रो ऑफ टूमस्टोन अपीयरेंस. ओके, सो आपको ऊपर डायग्राम में मैं भी दिखाती हूँ कि कई कई जगह पे एपिथेलियम लाइनिंग जो है वो नीचे के कनेक्टिव टिश्यू से डिटैच हो गई है. I'll show you here. If I zoom, you see epithelium lining connective tissue से यहाँ detach हो गई है. So you see detachment of the epithelium from underlying connective tissue, because of which lining बहुत ज़्यादा friable हो जाती है. Friable का मतलब होता है जो आराम से tear हो जाए, जिसको फ्रिजाइल बोल सकते हो आप, कि बिकॉज एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू से कुछ कुछ जगह पे डिटैच देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से जो लाइनिंग है वो फ्रिजाइल है, फ्राइबल हो जाती है. नाउ
If you see the connective tissue here, this all is the connective tissue, right? Let me change color. This all is the connective tissue. यहाँ पे आपको satellite cyst देखने को मिल रही है. This is the satellite cyst. Okay, this is a satellite cyst, also known as the daughter cyst. Remember this satellite cyst or daughter cyst, this is seen in OKC. Again, important MCQ point, don't forget. Now this satellite cyst or the daughter cyst, it can be one of the reason for the recurrence of OKC. हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था कि OKC का रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा है. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये ट्यूमर है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमको सैटेलाइट सिस्ट या डॉटर सिस्ट देखने को मिलता है. राइट नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिकरेंस ओकेसी का क्यों हो रहा है, रीजन क्या हो सकता है ओकेसी का रिकरेंस का. पहले तो कंफ्यूज हो गए सब कि ओकेसी एक ट्यूमर है इसीलिए उसका हाई रिकरेंस रेट है, बट देन आफ्टर 2017 उनको समझ आया कि नहीं, ये एक सिस्ट ही है, बट द रीजन फॉर द रिकरेंस कैन बी समथिंग एल्स. वो समथिंग एल्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ द सैटेलाइट सिस्ट और द डॉटर सिस्ट जो हमने पढ़ा. द सेकेंड रीजन कुड बी क्योंकि जो सिस्ट लाइनिंग है वो फ्रेजाइल होती है because of the detachment of epithelium from the underlying connective tissue, so it's difficult to completely remove it, right? And the third reason can be because we follow conservative surgical approach, उस वजह से इसका high recurrence rate हो सकता है. Now what are the syndromes that are associated with multiple OKCs? ऐसे कौन से सिंड्रोम हैं जहाँ पे हमको पेशेंट में मल्टीपल ओकेसीज देखने को मिलेंगे. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ, not for university exam as such. Histopathology which we studied is very important for university exams. This diagram itself is very important for university exams, but this टॉपिक सिंड्रोम्स एसोसिएटेड विद मल्टीपल ओकेसीज, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs. अब ये जितने भी मैंने सिंड्रोम लिखे हैं ये एक ही सिंड्रोम है, बस नाम अलग अलग हैं. बेसल सेल नीवस सिंड्रोम, गॉर्लिन एंड गोल्ड सिंड्रोम. डू नॉट कॉल इट एज गोल्ड्स एंड गॉर्लिन, वो कुछ और सिंड्रोम बन जाएगा. ओके, सो बेसल सेल नीवस सिंड्रोम, ऑल्सो नोन एज गॉर्लिन एंड गोल्ड सिंड्रोम, गॉर्लिन सिंड्रोम और HCP which is hereditary cutaneomandibular polyoncosis और jaw cyst, basal cell nevus syndrome और bifid rib syndrome. I cannot help you with this, you have to remember these names. कौन सा ऐसा सिंड्रोम है जिसमें मल्टीपल OKCs देखने को मिलते हैं. I again repeat, basal cell nevus syndrome also known as Gorlin-Gold syndrome, Gorlin syndrome, HCP hereditary cutaneomandibular polyoncosis, jaw cyst, basal cell nevus syndrome और bifid rib syndrome. Now इनमें आपको क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, ऊपर से मोटा मोटा याद रखना है, ये डायग्राम याद रखना है. इसके लिए ये पिक्चर एकदम दिमाग में आनी चाहिए जब हम बात करते हैं सिंड्रोम के बारे में. क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले बात करते हैं क्यूटेनियस एनोमलीज की. मल्टीपल बेसल सेल कार्सिनोमास देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है मल्टीपल बेसल सेल कार्सिनोमा, एपिडर्मल सिस्ट्स ऑफ द स्किन. यू सी प्लांटर और पामर पिट्स एंड केरेटोसिस, हाथ की हथेली पे, पैर के ऊपर यू विल सी केरेटोसिस, सो दे आर ऑल एसोसिएटेड विद द स्किन प्रॉब्लम्स. Talking about the dental anomalies, you see multiple OKCs. In dental, you see multiple OKCs. That is why we are studying it here, right? Third, related to eyes, what you're going to see कि दोनों eyes के बीच में, eyeballs के बीच में, the distance is increased, which is known as ocular hypertelorism. And in extreme conditions, it can lead to blindness also, right? Now talking about neurological, what you see is कैल्सिफाइड फॉक्स सेरेब्राई. तो फॉक्स सेरेब्राई एक ड्यूरा मैटर का फोल्ड है जो वर्टिकली डिसेंड करता है और दो ब्रेन के जो सेरेब्रल हेमीस्फेयर्स है उनके बीच में प्रेजेंट होता है, तो उनका कैल्सिफिकेशन देखने को मिल सकता है यहाँ पे. एंड मेड्यूलोब्लास्टोमा विच इज अ ब्रेन ट्यूमर, एक कैंसरस ब्रेन ट्यूमर है नियर द ब्रेन स्टेम. ओके, एंड सेक्सुअल
मेल्स में हाइपोगोनाडिज्म एंड फीमेल्स में ओवेरियन ट्यूमर्स. सो ये कैल्सिफिकेशन ऑफ फॉक्स सेरेब्राई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे क्वेश्चंस में यही हिंट दिया हुआ है to identify the syndrome. So if you like the video, please like, share and comment down below, and don't forget to subscribe. We will meet super soon in the coming video. Thank you so much for watching.